चलिए डायमंड पे बात करते हैं। मगर उससे पहले एक कंसेप्ट आता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। Total internal reflection. So the first point we must know what is the total internal reflection. Then only we will proceed to why diamond is a sparkle, why a diamond sparkles more than a glass. So before that we must know the what is total internal reflection. Once we know that this concept, then only we can deal that question. So now what is total internal reflection? And now I would like to draw three drawings, three diagrams मैं बनाना चाहूंगा। चलिए फर्स्ट डायग्राम यहाँ पे दिखाया, सेकेंड डायग्राम ये रहा डायग्राम, थर्ड डायग्राम ये रहा आपका। थर्ड डायग्राम। सो 1 2 3 3 केसेस। अब लाइट जो है, मान लिया कि एक ग्लास है भाई, ये जो पूरा ब्लॉक देख रहे हैं इसको मान लेना है ग्लास है। एयर ग्लास एयर ग्लास एयर ग्लास। ओके, मैं दिस एयर एंड दिस वन ग्लास, रेक्टेंगुलर ग्लास, एयर ग्लास एयर ग्लास एयर ग्लास, टू मीडियास फॉर ईच केस। सो इन फर्स्ट केस लाइट इज ट्रेवलिंग, और मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूं एक नॉर्मल, दिस वन द नॉर्मल, दिस वन द आई। सो ये लाइट रिफ्लेक्ट होके कुछ इस तरह से गया है, बेंड होके। सेकेंड केस में हमने कुछ आई का वैल्यू कुछ ऐसा बनाया, आई का वैल्यू कुछ ऐसा बनाया जहां पे कि लाइट जो है वो क्या हुआ, सरफेस पे पैरेलल गया है। दिस आई मतलब ये रहा एंगल आर, और ये यहाँ पे एंगल आर जो है 90 डिग्री पर है। एंगल आर 90 डिग्री हो जाएगा क्योंकि वो इंटरफेस पे पैरेलल है। सेकेंड केस में क्या है, रे ऑफ लाइट इज गोइंग देयर, रे ऑफ लाइट इंसिडेंट रे, दिस वन द नॉर्मल, बट लाइट वो क्या होता है, ऐसा एंगल कि वो दोबारा से इनसाइड चलाता है। सो दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड दिस द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। सो थ्री केसेस वी हैव, 1 2 and this one the case number 3, case number first, case number second and case number third. So in this case when I is this much, अगर I का वैल्यू कुछ ऐसा है और ये लाइट जो है उसके ऑब्जेक्ट जो ग्लास से पास करते हुए एयर में जा रहा है, रे ऑफ लाइट जो है ग्लास से पास करते हुए क्रॉस करते हुए एयर में ट्रेवल करना स्टार्ट करता है। सेकेंड केस में आई का वह वैल्यू जिसके वजह से रे ऑफ लाइट एयर ना तो ग्लास, वो जो इंटरफेस है उस पे कॉन्साइड करता हुआ जा रहा है। कॉन्साइड मतलब वो इंटरफेस के अलोंग जा रहा है, बिल्कुल मीन्स वहां पे ट्रेवल कर रहा है। इस केस में क्या हुआ, लाइट जो है बाहर जाना चाहिए था मगर इतना रिफ्रैक्शन, इतना बेंडिंग हुआ कि सेकंड मीडियम में जाने के बजाय वो सेम मीडियम में ही रह गया। इतना मतलब आई का वह वैल्यू देखिएगा ऐसा वैल्यू था कि जिसकी वजह से वो बाहर ना जाके वो इतना रिफ्रैक्शन हुआ कि इनसाइड ही रह गया। तो तीनों केस के पढ़े। तो दिस इज अ नॉर्मल केस, दिस इज कॉल्ड फॉर व्हाट द वैल्यू ऑफ आई। इसमें ये तो ऑलरेडी हम कई बार पढ़ चुके हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, हम लोग बार बार पढ़ते आ रहे थे। ये दोनों केस हमारे लिए थोड़ा नया है, न्यू है, इन केस के बारे में देखेंगे। तो एंगल आई, ये एंगल आई है हमारा, और एंगल आई का वैल्यू ऐसा था कि जिसके वजह से एंगल आर का जो वैल्यू है 90 डिग्री हो गया। सो दिस वैल्यू ऑफ आई इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। इन दिस केस if angle R is equal to 90 degree, then angle
तो देन इसीलिए एंगल आई को इस केस में हम क्रिटिकल एंगल बोलेंगे। क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल पॉइंट वगैरह, बॉइलिंग पॉइंट ये सब में पढ़ा होगा। क्रिटिकल तो 90 डिग्री पे। मगर अगर आई के वैल्यू को थोड़ा और चेंज किया गया तो देखा क्या, एंगल आर का वैल्यू इस केस में एंगल आर का जो वैल्यू है, एंगल आर का जो वैल्यू है इज, एंगल आर का जो वैल्यू है इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। इसमें एंगल आर का वैल्यू 90 डिग्री, इसमें एंगल आर का वैल्यू जो है इस, एंगल आर का जो वैल्यू है लेस देन 90 डिग्री। इसमें एंगल आर का वैल्यू लेस देन 90 डिग्री, इसमें इज इक्वल टू 90 डिग्री, इसमें ग्रेटर देन 90 डिग्री, ग्रेटर देन। तो अगर एंगल आर का वैल्यू 90 डिग्री हो जाए तो उस केस में एंगल आई के वैल्यू को हम क्या कहते हैं, क्रिटिकल एंगल। क्या बोलते हैं, क्रिटिकल एंगल। और इस केस में देखा आपने कि एंगल आई का ऐसा वैल्यू बना कि लाइट जो है सेकेंड मीडियम में जाना चाहिए था, वो सेकेंड मीडियम में जाना चाहिए था, मगर 90 डिग्री से कम रहेगा तभी ना सेकेंड मीडियम में ट्रैवल करेगा। 90 डिग्री पे तो उसके लॉन्ग ट्रैवल कर रहा था, उसके बाउंड्री पे ट्रैवल कर रहा था। 90 डिग्री से ज्यादा हो गया तो क्या हो गया, फर्स्ट मीडियम में रह गया। तो इस केस में देखा क्या, लाइट जो है रिफ्रैक्शन के इतना रिफ्रैक्ट हुआ कि सेम मीडियम में रह गया। तो इस केस का जो हम बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। रिफ्रैक्शन हुआ है, इसमें एक्चुअली रिफ्रैक्शन हुआ है, लाइट का बेंडिंग हुआ है, या स्ट्राइक करके वापस नहीं आ रहा है। रिफ्लेक्शन में क्या होता है, लाइट बाउंस ऑफ करता है, मगर बाउंस ऑफ कहां हुआ, ये तो बेंड हुआ, मगर इट सीम्स टू बी लाइक रिफ्लेक्शन। दैट्स व्हाई दिस रिफ्रैक्शन हुआ, रिफ्रैक्शन यहाँ पे हुआ, मगर ये रिफ्लेक्शन जैसा दिखता है, तो इसलिए नाम भी दे दिया गया है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। Once again I'm repeating, in this case, first case, angle R is smaller than 90 degree. Here angle R is equal to 90 degree. So इस केस में एंगल I के वैल्यू को क्या बोलेंगे, क्रिटिकल एंगल। अगर इसके वैल्यू से अगर I के वैल्यू को थोड़ा सा और बढ़ा दिया जाए तो कुछ ऐसा भी हो सकता है कि एंगल R का वैल्यू क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 90 डिग्री। जैसे ही ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री पे तो ऐसे जाएगा, मगर 90 डिग्री से ऊपर जाएगा तो ये क्या होगा, सेम उसी मीडियम में ट्रैवल करना स्टार्ट करेगा। तो इस केस को ही हम क्या कहते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो अभी आपने जाना टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब मैं बताऊंगा डायमंड के स्पार्कलिंग के पीछे, डायमंड का चमकने के पीछे। देख लीजिए, मान लीजिए कोई डायमंड है, एक रहा डायमंड, ये रहा प्योर डायमंड है, और एक क्या है आपके पास, ग्लास है। बोथ लुक्स लाइक सेम, दोनों दिखने में बिल्कुल कैसा है भाई, सेम है, दोनों का शेप साइज बिल्कुल सेम है। अब देखना ये है कि एक डायमंड है और एक दूसरा हमारे पास क्या है, ग्लास डायमंड, दोनों का शेप सेम है। मगर आप देखेंगे क्या, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यहाँ पे एक चीज देखने वाली बात है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इज मच ग्रेटर देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से हमारा डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है। सो ये हमने पढ़ा था कि जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, जितना ही ज्यादा वो रिफ्रैक्शन के कैपेबल होगा वो मीडियम, मोर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स does a medium have more the bending it can do,
मीन्स जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उतना ही ज्यादा ये क्या कर सकता है, रिफ्रैक्शन को कर सकता है। तो आपने जानते हैं कि द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसका डायमंड का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 2.42, refractive index of diamond is this much and the refractive index of normal glass that is 1.65. So 2.42 and 1.65. The refractive index of diamond is 2.42 while the refractive index of the glass is 1.65. So diamond must has greater capability to bend the light than the glass. So why? So डायमंड के अंदर यही कैपेबिलिटी है, जैसे रे ऑफ लाइट ऐसे इसके अंदर ट्रैवल किया है, ये बाहर जाने के बजाय क्या होगा, बेंड कर जाएगा। बेंड करके कई बार ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्ट, मतलब ये कितने बार टोटल इंटरनल, मल्टीपल टाइम्स ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कर सकता है, ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसमें क्या है, रे ऑफ लाइट गया, शायद एक आध बार कर ले, मगर दूसरे बार में क्या हो जाएगा, बाहर हो जाए। तो ग्लास भी स्पार्कलिंग करता है, ग्लास भी स्पार्कलिंग करता है, बट इट हैज लेस कैपेबिलिटी देन द डायमंड हैज, because since the refractive index of diamond is much more greater than the refractive index of the glass, so people prefer to have diamond instead of glass cuttings. And diamonds are, yes, obviously they have greater refractive index, but their cutting, their shape is also mattering. मीन्स वो जो डायमंड का जो शेप है उसको कट करने का जो तरीका है, डायमंड कटिंग का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। डायमंड को वैसे ही कट कर देंगे तो काम नहीं हो, डायमंड का जो कटिंग है वो भी बिल्कुल स्पेशलाइज तरीके से होना है, वो भी मैटर करता है। क्योंकि जो डायमंड हमको नेचुरल ऑकरिंग होता है वह स्पार्कलिंग कम करता है, स्पार्कलिंग बिल्कुल कम करता है। जब उसको हम कटिंग करके स्पेशल शेप देते हैं, उनको कुशल कारीगर जब उसको कटिंग करते हैं उसके बाद पॉलिशिंग करते हैं, तब उनका स्पार्कलिंग बढ़ जाता है। सो द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑल एज वेल एज द इस कटिंग स्ट्रक्चर both are the essential factor for the spark of its sparkling.